नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको लोक प्रशासन पर न्यायिक रूप से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है प्रशासनिक संस्थाओं पर, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण और उसके पश्चात कार्यपालिका नियंत्रण के बारे में चर्चा की थी, और आज के इस वीडियो में मैं लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विषय में चर्चा करूंगी। अगर देखा जाए तो जो न्यायपालिका है हमारे यहाँ, एक तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। लेकिन जो न्यायपालिका है वो इन दोनों ही जो सरकार के अंग हैं उनसे पृथक रखा गया है, और न्यायिक नियंत्रण प्रशासन पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि जो जन सामान्य के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। अगर न्यायपालिका के कार्यों की दृष्टि से हम देखें तो न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वह है कानून की व्याख्या करना। अधिकारी को कानून की सीमा में बनाए रखना, कानून का जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनको दंडित करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। नीति और जो सार्वजनिक हित से संबंधित मामले हैं वो संसद में उठ सकते हैं, और उन मामलों को न्यायिक आधार पर उचित अथवा अनुचित ठहराने का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। जब सामान्य जनता प्रशासन के व्यवहार से अपने आप को पीड़ित महसूस करती है या उसे ऐसा एहसास होता है कि प्रशासन के द्वारा उसके प्रति अन्याय किया जा रहा है, तो वह न्यायपालिका की शरण ले सकती है, और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। संसदीय नियंत्रण को तो कार्यपालिका अपने बहुमत, आंकड़ों के जाल और भाषाओं की जो है उससे कला से टाल सकती है, लेकिन जो न्यायिक नियंत्रण है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। न्यायिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसमें कई साधन हैं, कुछ शक्तियां हैं जिसके आधार पर न्यायपालिका के द्वारा स्थायी प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसे हम यहाँ पर जो न्यायिक नियंत्रण है उसको हम बिंदुवार विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये लेक्चर हमारा क्लियर हो सके। सबसे पहला तो नियंत्रण उस समय किया जाता है जब अधिकारी के द्वारा अपने स्वयं की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। यदि अधिकारी अपने अधिकार या निर्णय शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ में या अपने किसी संबंधी को विशेष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करता है तो उसे न्यायिक भाषा में पद का दुरुपयोग कहा जाता है, और ऐसे मामले जो प्रभावित पक्ष है वो न्यायालिका में उठा सकता है, और वहाँ पर न्यायपालिका के द्वारा इसकी जांच करके और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा बिंदु अगर हम लें तो वह है अधिकार क्षेत्र का अभाव। कई बार ये देखने में आता है कि जो प्रशासक है या उच्चाधिकारी है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के भी किसी नागरिक को हानि पहुंचा सकते हैं या अपने किसी संबंधित को विशेष लाभ भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो न्यायालय की शरण ले सकता है, और ऐसा कोई अधिकारी स्थिति की गलत व्याख्या करने के माध्यम से ही कर सकता है। वो नियमों कानूनों की गलत व्याख्या करके अपने हितैषियों का या अपने पक्षधरों का सहयोग प्रदान करता है, लेकिन न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाती है और संबंधित जो दोषी पक्ष है उसे दोषी करार करते हुए दंडित
करने का कार्य न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला नियंत्रण का अवसर तब प्राप्त हो जाता है जैसे कि वैधानिक त्रुटि। यदि कोई अधिकारी या प्रशासक कानूनों या नियमों की गलत व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे कारण कि हो सकता है किसी नागरिक को या किसी वर्ग को, किसी सामाजिक क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को उससे हानि पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में नागरिक न्यायपालिका की शरण में जा सकता है और उनसे न्याय की गुहार कर सकता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है तथ्य प्राप्ति में त्रुटि से संबंधित। प्रशासकीय अधिकारी कई बार ये देखने में आया है कि जो तथ्य प्राप्त करते हैं वो उचित नहीं होते हैं, उनका आधार उचित नहीं होता है, वो सही रूप में तथ्यों को एकत्रित नहीं करने के कारण उसके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय भी गलत होते हैं। ऐसी स्थिति में भी न संबंधित या जो नागरिक प्रभावित होता है वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। एक अगला अवसर तब भी होता है जब प्रक्रिया में कोई त्रुटि की जाती है। प्रशासन के द्वारा ये देखने में आया है कि निर्णय लेने के लिए उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। यदि उस निर्धारित प्रक्रिया का वो पालन ना करें तो भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। जैसे ठेके देने के लिए विज्ञापन द्वारा निविदाएं मांगी जाती हैं और उन्हें गुप्त रखा जाता है और जो न्यूनतम राशि की निविदा होती है उसे ही स्वीकार करना होता है। और इस प्रक्रिया में यदि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कुछ घालमेल किया जाता है, अपने किसी हितैषी या अपने किसी पक्षधर को या अपने किसी रिश्तेदार को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष न्यायपालिका में इस मामले को ले जा सकता है। तो इस तरह से कई अवसर होते हैं जबकि प्रशासन पर न्यायपालिका को नियंत्रण के अवसर प्राप्त होते हैं और न्यायपालिका प्रशासन के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए या उसकी गलतियों को सीमित करने की दृष्टि से दो तरीके अपना सकती है। पहला तरीका तो इसमें ये हो सकता है कि अभियोग सुनने का तरीका और दूसरा होता है असाधारण उपचार का तरीका। महाभियोग सुनने के उसमें हम कह सकते हैं कि जब नागरिक प्रशासन के विरुद्ध कोई अभियोग लगाता है, अर्थात कोई आरोप लगाता है, तो न्यायपालिका ठीक उसी प्रकार से सुनती है जिस प्रकार से कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के खिलाफ सुनता है। विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रशासन है कोई कानूनी निकाय नहीं होता, इसलिए अभियोग नागरिक बनाम सरकार का होता है और अगर स्वायत्तशासित संस्था हो तो उस संस्था के विरुद्ध मामला दर्ज होता है। मामले की सुनवाई में न्यायपालिका उपर्युक्त 5 कमियों, जिनमें हम कह सकते हैं जो अभी ऊपर मैंने आप चर्चा की थी कि जैसे पद का दुरुपयोग करते हैं, अधिकार क्षेत्र का अभाव होने पर भी कार्य करते हैं, कानून की गलत व्याख्या करते हैं, इस तरह से अगर कुछ के आधार पर अगर प्रशासनिक अधिकारी अपना पक्ष रखता है और दूसरा पक्ष उससे प्रभावित है, वो पीड़ित है, तो अगर वो सिद्ध हो जाता है कि एक अधिकारी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया गया है या तथ्यों का गलत संकलन किया गया है या कानून की गलत व्याख्या की गई है या कोई वैधानिक त्रुटि रह गई है, तो अगर ऐसा कुछ सिद्ध हो जाता है तो सरकार से पीड़ित नागरिक को मुआवजा दिलवाने का कार्य भी न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें दूसरे तरीके हम असाधारण उपचार की मैंने बात कही। असाधारण उपचार के अंतर्गत कुछ विशेष हैं प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों के अनुसार यदि किसी भी नागरिक को प्रशासन अकारण बंदी बनाता है तो उसके खिलाफ भी न्यायालय की शरण ली जा सकती है। बंदी बनाए जाने के कारण की पुष्टि न्यायालय से करवानी होती है
और बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर ही नागरिक को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना एक कानूनी बाध्यता है। ऐसा न करने पर न्यायालय के द्वारा बंदी की शिकायत पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा न्यायिक नियंत्रण का तरीका हम बता सकते हैं परमादेश को। परमादेश अर्थात परम प्लस आदेश, जो उच्च आदेश है जिसकी किसी भी स्थिति में अवहेलना नहीं की जा सकती। यदि कोई नागरिक अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है जो कि उसे करना चाहिए और न करने से नागरिक को हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है और उस कार्य को पूरा करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। अगला जो तरीका आता है न्यायिक नियंत्रण का, वो निषेधाज्ञा होती है। निषेधाज्ञा का अगर हम अर्थ समझें तो ये संधि विच्छेद करें तो ये निषेध प्लस आज्ञा, अर्थात किसी भी कार्य को न करने का आदेश। यदि प्रशासन के किसी भी निर्णय के आधार पर कार्य करने से नागरिक को हानि हो रही है और वह नागरिक उस निर्णय एवं क्रिया को अनुचित मानता है, तो वह न्यायालय को निवेदन कर सकता है। न्यायालय प्रशासन को निषेधाज्ञा दे सकता है, अर्थात वो ये कह सकते हैं न्यायालय कि इस कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, और बाद में जब इसके कार्यवाहियाँ होती हैं, उसके जब सिद्ध हो जाता है कि उस काम को करना है, तो फिर न्यायालय उस कार्य की अनुमति भी दे सकती है। तो ये भी एक प्रशासन पर नियंत्रण का, न्यायिक नियंत्रण का एक माध्यम होता है। अगला माध्यम उत्प्रेषण लेख से संबंधित है और इस आदेश के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी मामले में सुनवाई से रोक सकता है और उस कार्यवाही से संबंधित किसी भी दस्तावेज को अपने पास मंगा सकता है और ये देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। और ये देखने में आया है कि ये प्रायः न्यायिक कार्यों के विरुद्ध ही प्रसारित किया जाता है उत्प्रेषण लेख आदेश। और अगला जो तरीका होता है वो अधिकार प्रक्षा का होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी भी कार्य को संपन्न करता है, अपने हितैषी, अपने मित्र, अपने संबंधियों को लाभ प्रदान करवाने के उद्देश्य से अगर कार्य करता है, तो न्यायालय द्वारा अधिकार प्रक्षा आदेश को भी जारी किया जा सकता है। इस तरह से न्यायालय के द्वारा विभिन्न माध्यमों से न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अब अगला बिंदु हम ले सकते हैं कि जैसे न्यायिक नियंत्रण कुछ सीमाएं भी होती हैं। वो सीमाएं क्या क्या हैं उस पर भी हम लघु चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि खर्चीली होती है, जटिल होती है। प्रत्येक नागरिक की स्थिति नहीं होती कि न्यायालय की शरण ले सके और प्रशासन के विरुद्ध जा सके, क्योंकि प्रशासन के विरुद्ध अगर नागरिक जाता है तो वहाँ पर प्रशासन की दुश्मनी भी उसे झेलनी होती है। प्रशासन येन केन प्रकारेण उसे परेशान करने का भी रवैया अपना सकती है। तो खर्चीली और जटिल भी है। दूसरे प्रशासन से दुश्मनी लेना भी कोई आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगली सीमा हम बता सकते हैं कि प्रशासन पर नियंत्रण के लिए न्यायालय सामान्यतः ये देखने में आता है कि कभी भी पहल नहीं कर सकता, और जब नागरिक जब प्रार्थना करता है आगे बढ़ करके, तभी न्यायालय उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है। अगली न्यायिक नियंत्रण की जो कमी है वो है लाल फीताशाही से संबंधित है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत समय ले लेती है, इसलिए इसे थोड़ा सा सरल बनाया जाना चाहिए, जिससे कि त्वरित कार्यवाही हो और एक नागरिक को त्वरित रूप से न्याय प्राप्त हो सके। और एक कमी ये भी आ जाती है कि वर्तमान समय तकनीकी युग है, विशिष्टता बढ़ती जा रही है और प्रशासन धीरे न्यायपालिका की समझ से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि टेक्निकल जानकारी न्यायिक अधिकारियों को भी सामान्यतः उतनी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए या जितनी आवश्यकता है किसी मामले की जांच के लिए। अगली समस्या
संबंधित है कि न्यायिक नियंत्रण जब प्रशासनिक कोई घटना घट जाती है उसके और हानि हो जाती है कर्मचारी को, उसके बाद ये जांच प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायिक जो कार्य है वो एक तरह से पोस्टमार्टम प्रकृति का कार्य है, जिसके अंतर्गत काम घटना घट जाने के बाद काम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय स्थिति में प्रशासन की जो तुलना में नागरिक बहुत कमज़ोर है, वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। न्यायिक नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, वह प्रशासन के अधिकार सीमाएं जानता हो, उसके पास न्यायालय जाने के लिए धन, समय और साहस हो, और वो इतना व्यवस्थित हो कि प्रत्येक क्रिया के लिए तथ्य जुटा सकता हो। तो ये सब चीज़ें एक सामान्य नागरिक के लिए कोई आसान काम नहीं होता है। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण एक विकट समस्या है और न्यायिक नियंत्रण के कई उपाय खोजे भी जा रहे हैं। न्यायालय अपने आदेश द्वारा पुलिस को मुकदमे दर्ज करने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे न्यायिक आदेश दिए गए हैं कि पुलिस बिना किसी ठोस कारण के न तो नागरिक को गिरफ्तार कर सकती है और न ही हिरासत में ज्यादती कर सकती है। लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, त्वरित न्यायालय आदि ऐसे कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं जिससे कि पीड़ित पक्ष को शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये अध्याय समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।